होती है कि हमें ये नहीं कि वो बस कहाँ से आएगी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम जी रहे हैं। बहुत सी चिंताएं आपने बात करी कि आप उद्वेलन एक चलता रहता है, बहुत सी चिंताएं आपकी चलती रहती हैं, सामंतवादी मूल्यों को लेकर, असमानता को लेकर, हजार और चीजों को लेकर, ये सब चलती रहती हैं। लेकिन किस वक्त आप कौन से कलम, आपने बहुत अच्छी वो कविता कुंवर जी की उठाई, तो वो बिल्कुल मतलब आप फलक आपके आगे आसमान तक खुल जाता है। आप बैठ गए कागज और कलम लेकर ऐसी जगह में जहां पर थोड़ा अवकाश है, थोड़ा शांत है, और ये मेंटल स्पेस की बात है, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर ही भागने की जरूरत है। लेकिन आप अपने एक एकांत में आप इस तरह से बैठे, और ये जो चीजें आपके ब्रह्मांड में, आपके भीतरी ब्रह्मांड में भी इतने बरसों से घुमड़ती चली जा रही है, घुमड़ती चली जा रही है, उनमें से कोई एक चीज उस समय आप पर उतरेगी कि हाँ ये पल इस चीज का है। तो मुझे ये लगता है कि माई इसी तरह से मेरे भीतर आई कि ये पल माई को देना है। उसके पहले मैंने कुछ कहानियां लिखी थी, काफी नई नई शुरुआत थी मेरी, और कुछ कहानियां लिखी थी, और कोई अपने को लेकर बेहद आत्मविश्वास या ऐसा कुछ वो भी नहीं था, बस कोशिश कर रही थी, लिख रही थी। और मुझे कभी उस एकांत में, उस लेखकीय एकांत में, उस भीतर के उद्वेलन के दौरान ऐसा लगने लगा कि मुझे माई परेशान कर रही है। कौन माई? मेरी माँ की पीढ़ी की औरतें, जो ऐसा दिखता है कि वो देने में जिस तरह से माहिर हैं कि उनका पूरा जीवन तो देने के लिए, उनमें वो क्षमता जो है देने की, समर्पित होने की, अपने को पीछे रख के दूसरे को हर चीज में आगे बढ़ाने की, कि मैं उस औरत के बारे में, उस औरत के पीछे चलना चाहती हूँ, उस औरत को थोड़ा गौर से देखना चाहती हूँ। और ये करने के लिए मैं क्या लिखूंगी? एक निबंध लिखूंगी, या एक कहानी लिखूंगी, या एक उपन्यास? आप यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम था। मुझे बस ये मालूम चलने लगा कि अगर मैं माई को लेकर नहीं, कलम नहीं उठा लेती अब, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ये कोई जमीन है जिस पर मुझे उतरना पड़ेगा, और चाहे मैं इसमें लुढ़कते पुढ़कते कैसे भी, या अगर इसमें मुझे सरफी हो जाना है और खत्म हो जाना है तो भाई वो भी, लेकिन अगर लुढ़क पुढ़क के किसी तरह अपने को फिर से खड़ा करके मैं इसमें से, इस जमीन पे आगे निकल पाई या इसके बाहर हो पाई, तभी मैं कोई और रास्ता ले पाऊंगी, वरना बस यहीं अटक गया है सब कुछ। तो इस तरह के आप सोचिए कि दबाव में और ऑब्सेशन में मेरे कलम से माई शुरू हुई। अब माई की भी आप बात ये देखिए, आप लोगों ने, आप में से बहुतों ने तो पढ़ा है कि माई में तो बहुत ही खुलकर संवाद चल रहा है बहुत से स्तर पे। लेखक माई से जरूर संवाद कर रही है, अपने परिवेश से संवाद कर रही है, परिवार से संवाद कर रही है। क्या है ये परिवार, क्या है ये कौन से मूल्य हैं, इसमें क्या क्या होता है, वो तो कर ही रही है। लेकिन जो उसके किरदार बन रहे हैं उनमें भी आप देखिए कि जो बच्चे हैं, जो इसमें कहानी को कहते हैं सुनैना और सुबोध, बच्चे खुद
अपने अपने से संवाद कर रहे हैं। जो बचपन की सुनैना है वो वयस्क सुनैना से संवाद कर रही है और माई को समझने की कोशिश कर रही है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रही है। और इस संवाद के ही जरिए जो कई स्तरों पे चल रहा है, किस्सा आगे बढ़ता है। और जैसा मैंने कहा, स्त्री विमर्श की सोचकर मैंने शायद कभी कोई चीज नहीं लिखी है। शायद याद करूं कोई कहानी, कभी ऐसा सोचा है कि मुझे स्त्री विमर्श या स्त्री नारीवादी आंदोलन के फलाने मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहना है, इस चीज से प्रेरित होके मुझे नहीं लगता मैंने लिखा है। ये नहीं कि मैं इन चीजों से प्रेरित नहीं हुई हूँ। मेरे लिए नारी मुक्ति, नारी शक्ति, ये सब बहुत मायने रखते हैं। मगर जब मैं साहित्य लिख रही होती हूँ तो मैं इंसानों के बारे में लिख रही होती हूँ, और मैं शायद अक्सर साधारण इंसानों के पीछे पीछे चलती हूँ, और उनके इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपने आप बहुत से वो मुद्दे इसमें स्वर पाएंगे, क्योंकि जीवन में ये सब चीजें हैं। तो मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नारी के संग जो हो रहा है वो बातें खुद ब खुद जब मैं उसके जीवन की अनुभूति को महसूस करूंगी, तो साथ साथ अनुभव करूंगी, तो वो अपने आप वो बातें इसमें आ जाएंगी। तो माई के साथ भी यही था कि मैं बस पीछे पीछे चल रही थी। अच्छा माई है क्या, अच्छा माई जीती कैसे, और माई करती क्या है। और उसमें आप ये सोचिए कि एक माई मेरे लिए भी एक यात्रा, एक पहचान अपने आप से बनाने की, अपने से पुरानी पीढ़ी उससे बनाने की यात्रा थी। और अगर मैंने उसमें से कुछ सीखा तो दो बातें, जो मैं और भी बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन काफी पहले की किताब है, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो शायद जरूर आप इसको मेरे से बेहतर बोलेंगे भी, मुझे भी बता पाएंगे। लेकिन मुझे जो था, एक तो विनय का पाठ, कि आज के जो फेमिनिस्ट हैं खासकर, मैं उनके संग खड़ी हूं, लेकिन मैं उनके दंभ के खिलाफ हूं। कि आप ये ना समझिए कि जो पिछली पीढ़ी है, देखिए ये एक कोई ऐसी सीधी यात्रा चल रही है कि पिछली पीढ़ी तो एकदम दबी हुई है, हम निकल आए और आगे और निकल आएंगे, इस तरह से यात्रा नहीं चलती। हर वक्त में जो लोग होते हैं उनकी अपनी मुहिम होती है, अपने ढंग से वो रास्ते बनाते हैं। माई जो है वो भी अपने ढंग से रास्ता बनाती है। अब और इसमें मुझे याद आ रहा है एक वो जो चिड़िया वाला प्रसंग है, कि माई सुनैना को आसमान में उड़ती एक चिड़िया दिखाती है, आसमान में ठहरी एक चिड़िया दिखाती है। जो आपने शायद देखा होगा, कभी कभी चिड़िया एक जगह पर आसमान में, हवा में एक ही जगह पर पंख फड़फड़ाने लगती है, जब आगे नहीं उड़ती है। अब मैं नहीं जानती उसके क्या वजह है, किसी चिड़िया विशेषज्ञ से पूछना पड़ेगा। पर वो एक जगह पर ही अपने पंख जो है कस कस के फड़फड़ाती है, तो जैसे कि उड़ने का अभिनय बस कर रही है, लेकिन एक ही जगह पे है। तो माई उसको वो चिड़िया दिखाती है और वो कहती है कि पूरा आसमान उसका, लेकिन किस काम का। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये भी देखिए कि माई तो ड्योढ़ी, और जो उसकी चार दीवारी थी उसके ससुराल की, अपने पति के घर में वो थी, वही उसका पूरा संसार था। लेकिन उसके भीतर माई ने तो बहुत कुछ किया, रचनात्मक होकर किया। बच्चों को गढ़ा, बच्चों को वो मौके दिए जो वहां के पुरुषों ने नहीं दिए, और बच्चों के लिए एक अपने ढंग से बिना शोर मचाए
बिना सामने सामने लड़ाई किए उसने उन पुरुषों के मूल्यों से बचाया भी, उनसे अलग भी किया। तो माई ने तो ये सब किया। और ये जो सुनैना है जिसकी पूरा आसमान जैसे कि उसके हाथ में आ गया था, वो बाहर भी निकल रही थी, कहीं और जाके पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन आखिर में सुनैना ने क्या किया? अगर दोनों का देखें तो शायद माई ने ही ज्यादा किया, सुनैना ने तो अभी कुछ नहीं किया, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। तो ये जो दम्भ है जो हमें बहुत आसानी से हो जाता है, और जो कुछ जिसको कहिए कि स्टीरियोटाइप, कुछ पूर्व धारणाएं हमने बना ली हैं कि जोर जोर से बोलना, नारे लगा के बोलना, और लड़ाई कर लेना, और बाहर निकल लेना, हाथ में बियर पकड़ लेना, सिगरेट पकड़ लेना, कि ये सब हमारी आजादी को दर्शाते हैं। और एक झुकी हुई औरत तो सिर्फ शोषित औरत है। तो मैं कहना चाहती थी कि देखिए, अलग अलग लिबास में शोषण वही हो सकता है। तो सिगरेट वाली लड़की भी शोषित हो सकती है, बस वो दिख रही है कि बड़ा बाहर निकल गई है। और माई जो झुकी हुई है, हो सकता है कभी ना भी हो शोषित। अभी मैं इसमें नहीं पढ़ रही हूँ कि है कि नहीं है, लेकिन ये कि आप बस बाहरी ऊपरी लिबास पे ना जाएं। तो और मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, छोटी सी आप बीती याद आ रही है कि मैं एक विदेश में थी किसी जगह, और मैं उसी समय ये जो बहुत ही बेहद दुखदाई अमानवीय निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद मैं गई थी, और सब लोग मुझसे इस तरह से बोलते जैसे कि मैं उस देश से आई हूं जहां पर औरतों की ये स्थिति है। तो मैंने कहा कि मेरी स्थिति बहुत मेरी जो पोजीशन आपके इस सवाल से बन जाती है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहूंगी कि जो हुआ है वो इतना खराब नहीं है, कभी भी नहीं मैं ऐसे कह सकती। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये जो आपने दो साइड्स बना लिए हैं कि आप जैसे उस तरफ बैठे हैं और हम इस तरफ, और हमारी तरफ सब ऐसा हो रहा है और आपकी तरफ सब, आप तो निकल गए हैं, आपकी तरफ ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ उसको लेकर थोड़े कुछ चिंता व्यक्त करती हूँ। और मैंने कहा इसलिए मैं जिस होटल में उन्होंने मुझे ठहराया था उसके बाहर मैं निकली सैर करने, तो मुझे हर 10 कदम पे कोई अधनंगी, बहुत ही सिगरेट पीती और बहुत ही कुछ अकड़ के साथ खड़ी कोई जवान स्त्री दिखती, और कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने, वैसे नहीं जैसे कि सहज सब पहन के अपना शॉपिंग वॉपिंग पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उसका कुछ एक किसी अभिनय में है जैसे उस तरह का कपड़ा होता, और बदन दर्शाता हुआ। तो मैं बेवकूफ कि मुझे कुछ पल से ज्यादा लगे समझने में कि ये तो सब प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये रेड लाइट एरिया है। तो खैर, तो जो बात मैं जिस पर मेरा संकेत था वो ये था कि देखिए नजर क्या है, इस समाज में भी नजर क्या है, औरत को किस नजर से देखा जा रहा है, और ये भी नहीं देखा जा रहा कि इसमें कुछ गलत है, ये बिल्कुल सहज लग रहा है। आराम से सब लोग आगे पीछे शॉपिंग करने, अपने रोटी दाल फल खरीदने जा रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि ये जो खड़ी है लड़की, और जिस कारण से खड़ी है और जिस तरह से खड़ी है और जो धंधा वो कर रही है और जो उसके साथ उस धंधे में है, ये भी कुछ कहता है। तो मैंने कहा कि देखिए बात तो ये है ना कि दोनों तरफ नजर तो वही एक है,
ये दुनिया में एक ऐसी नजर व्याप्त है जिसके खिलाफ हम सब हैं। तो मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही थी? तो मैं ये कहना चाह रही थी कि एक हम लोगों को इसके प्रति एक संवेदनशील होने की जरूरत है कि हम सिर्फ जो ऊपरी तौर पे लगता है उसको विकास ना समझ लें और उसको आजादी ना समझ लें, और इसलिए माई को शोषित और सुनैना को आजाद ना समझ लें। तो मुझे माई लिखने में इन प्रश्नों को खंगालने का एक तरह से सोचे कि अवसर मिला, या माई के लिखने के दौरान ये प्रश्न मेरे सामने आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ विनय उसने मुझे सिखाया। तो खैर ये रही बात मेरे ख्याल में माई की, और बातें आपके साथ अगर होंगी शायद, ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम मेरे ख्याल में ले लिया, लगभग 1 घंटा तो यहीं हो गया, तो मैं अभी और ज्यादा नहीं बोलूंगी, यहीं पे रोकती हूँ। अगर बातचीत के दौरान कुछ आप चाहते हैं कि आगे चर्चा हो तो जरूर होगी। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी हम लोगों ने मैम के वक्तव्य को ध्यान पूर्वक सुना। सचमुच आपके वक्तव्य ने हम लोगों को मानसिक स्तर पर नई स्फूर्ति और चेतना से लाभान्वित किया। हम सबने सुना कि मैम ने कार्यशाला की शीर्षक के अभिप्राय एवं सारगर्भित अर्थ को बहुत ही सरलता पूर्वक हम सबको समझाया। साथ ही अपने वक्तव्य में साहित्य एवं चिंतन के माध्यम से बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया, जिसमें स्त्री विमर्श और चिंतन मनन के साथ ही साथ पाठ एवं संवाद शब्द के माध्यम से संबंधित सावधानी, समझदारी एवं गंभीर पहलुओं से हमें रूबरू कराया। मैम को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में स्त्री चिंतन की धारा प्रवाहित होती रही। जैसे अंडाल, ललद्य, मीराबाई आदि ने स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन में महनीय भूमिका निभाई। वैसे ही छायावादी कवियों ने भी स्त्री का कायिक सौंदर्य की जगह आंतरिक सौंदर्य को उजागर किया, जो कि स्त्री को महत्ता देने में सहयोगी है। ऐसी ही धारा में लगातार चिंतकों ने लिखा और कहा है। उसी श्रृंखला में गीतांजलि श्री मैम तथा ऐसी महत्वपूर्ण रचनाकारों ने समय समय पर हमारे साहित्य और चिंतन को समृद्ध किया है, जो हमारे बौद्धिक परिमार्जन में अत्यंत सहयोगी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम सबकी प्रिय शिक्षिका श्वेता, मैं तुम्हें जो है डिस्टर्ब कर रही हूँ। पहले प्रश्न आमंत्रित करिए। आप देखिए चैट बॉक्स पे प्रश्न हो तो उठाइए, और नहीं तो आमंत्रित करिए। जी मैम जी। संवाद तो होना चाहिए ना, अभी संवाद कहाँ हुआ? भुवनेश्वर दुबे जी हैं, उनको आमंत्रित करो। भुवनेश्वर दुबे जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप सवाल उठाएं। जी जी मैडम, मेरी आवाज जा रही होगी मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी इसमें सभी विद्वतजनों और विद्यार्थीजनों को मेरा सादर प्रणाम। खासकर गीतांजलि श्री मैम का आज वक्तव्य सुनकर के मुझे निश्चित रूप से लगा कि एक साहित्यकार की आत्मा किस तरीके से सृजन के कार्य में रत रहती है, और मुझे लगा कि जैसे मेरी अपनी ही बात को वह कह रही हों और बिल्कुल तथ्यात्मक चीज़ों से उन्होंने हमें अवसिंचित किया है। तो पहले तो मैं मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि मैम जैसे कितने सुधी और विद्वती जो साहित्यकार हैं, इन सबके जो सृजन है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो या कुछ भी हो, जितने भी विधाएं हैं, इन सबको अपने पाठ्यक्रम में क्यों नहीं सम्मिलित करते हम? एक तथ्य तो ये है। दूसरा चीज ये है कि मुझे लगता है कि वेबिनार के माध्यम से हम कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी मैडम से,
कि एक पुस्तक ऐसी सृजित किया जाए जिससे कि सभी तथ्य हमारे समक्ष हों, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ चाह करके भी अध्ययन नहीं कर पाते, आत्मसात नहीं कर पाते, तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और कई तथ्य पीछे छूट जाते हैं। तो ये एक मेरे चिंतन का विषय है कि ऐसे व्यक्तित्व को निश्चित रूप से हर समाज के समक्ष लाना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर की जो एक प्रकार से पूर्वाग्रह की स्थिति है या समस्याएं हैं या परेशानियां हैं वो कहीं न कहीं दूर हों। बस मेरा इतना ही एक अभिव्यक्ति थी जो मैंने कही। मेरा नाम मुझे लगता है भुवनेश्वर जी कि यह आपका प्रस्ताव है और मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि यह काम आप भी कर सकते हैं। जो कुछ नहीं हुआ उसके रिक्त स्थान जो बने हुए हैं उसके पूर्ति आप जैसे पाठक, आप जैसे साहित्य प्रेमी, आप जैसे व्यक्ति अगर वह करते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। महिला रचनाकारों पे संकलन महिलाएं ही करें यह जरूरी तो नहीं है। महिलाओं के समानांतर पुरुषों को भी तो चलने की जरूरत है। सहमत है गीतांजलि श्री? जी बिल्कुल, तो मैडम मैं आपसे सहमत हूँ और मैं इस कार्य को करने के लिए इच्छुक भी हूँ, लेकिन यह है कि सहयोग आप सबका मिलेगा तभी ये कार्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा समस्याएं बहुत की जाती है। क्योंकि जैसे आपने इतने महिला साहित्यकारों को जोड़ा और ये बहुत अच्छी एक कार्यशाला का आयोजन आपने किया है, यह सबके बस की बात नहीं है। इतना कुछ सोचने की भी स्थिति में लोग नहीं रहते, क्योंकि लोगों को आजकल अपने आत्म प्रशंसा की और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। उन्हें समाज से कोई बहुत ज्यादा सरोकार तो रह नहीं जाता है भी, तो सिर्फ स्वार्थ की स्थिति है। लेकिन जब मैं साहित्यकारों को देखता हूँ, जैसे गीतांजलि श्री मैम के जब मैं वक्तव्य सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत कुछ है जो कि हम अनदेखा कर देते हैं और उन अनदेखे पहलुओं से बहुत कुछ समाज का अहित हो जाता है, जिसे कि हमें निश्चित रूप से सहेज कर संवार करके रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी सुरक्षित हो सके। इसलिए इस जो मैं कह रहा हूँ इसे तो मैं पूर्ण रूप से करने के लिए मैंने ठाना, मैं करूंगा, लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग निश्चित रूप से आवश्यक है, तभी ये कार्य पूर्ण हो जाएगा पाएगा। बिल्कुल यह सहयोग आपको मिलेगा और जब कोई आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है तो अपने आप पर कोई ना कोई साथी मिल जाता है। आप आगे तो बढ़िए, ठीक है ना? फिर कोई दिक्कत बाधा नहीं होगी। जी 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 आप आमंत्रित करो श्वेता प्रश्न के लिए। मैम एकता आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। हाँ एकता, आप पूछें। प्रणाम मैम, मैं एकता सागर। मेरा प्रश्न था कि जब आप अभी बता रही थी कि दलाई लामा का जो बहुत सरल मुस्कान है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी गहरी वेदना मतलब सही है, तो क्या कोई इंसान अगर सरल हो रहा है तो उसके पीछे लंबी वेदना ही अनिवार्य होती है, या फिर ऐसे सरल नहीं हो सकता है जिसके अंदर वेदना? आपकी आवाज थोड़ी टूट टूट के आ रही है, पर शायद मैंने सही सुना। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वेदना ही, मैं कह रही हूँ कि एक गहराई होती है, एक लंबा अनुभव होता है, वहां से वो सरल जो सरल मुस्कान है वहां से बनेगी, और एक मुस्कान होगी जो एकदम खाली होगी। आपको पता चल जाएगा ये चीजें। इसका हमें सबूत कहाँ से मिलता है, कोई कहने वाली बात नहीं है, हम महसूस कर लेते हैं कि कौन सी सरल मुस्कान किसी बहुत ही सच्चे हृदय से, गहरे हृदय से निकली है, और कौन सी सरल दिखती मुस्कान बिल्कुल ऊपरी सिर्फ होंठ मुस्काए हैं। मैंने बस ये कहा, अगर आप समझ रही, वेदना की ही बात नहीं है, मैंने दलाई लामा की बात थी तो मैंने कहा कि एक अनुभव के बाद इस तरह की एक सरल मुस्कान बनती है। जटिल चीजें भी कहते हुए, जटिल चीजें दलाई लामा बहुत ही हल्के से भी कह देते हैं।
पर इसलिए कि उसके पीछे एक बहुत लंबा अभ्यास है। बस ये मैं कह रही हूँ कि एक खाली ऊपरी मुस्कान हम समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक खाली ऊपरीपन है, इसमें और कुछ नहीं। एकता, शायद इसका एक उत्तर तुम इस तरह से भी समझ सकती हो कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर आसान हो गई। ठीक है ना, कि कोई इतना जलता है कि फिर जलन ही नहीं महसूस होता। कुछ इसको इस तरह से लीजिए, यही हमारी लेखिका आपको समझाना चाह रही हैं। और सवाल? धन्यवाद मैम। कोई साधना मौर्य है जिन्होंने हाथ उठाया है? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है अगर वो बोल रही हैं। हाँ साधना जी, आप अपना प्रश्न पूछें। मैम, चैट बॉक्स में सुनील नारायण उपाध्याय जी का एक प्रश्न है। हाँ जी। कि कथा कहानी लिखते समय कुछ लोगों का यह विचार होता है कि नायक स्वयं को बनाकर इर्द गिर्द घटनाओं को प्रस्तुत किया जाए। ऐसी स्थिति में सृजन को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर पढ़ने पर अलग अलग अर्थ निकले तो उस सृजन का लिखना सार्थक होता है। और कुछ लोगों का एक अलग विचार होता है कि नायक को काल्पनिक पात्र अथवा पाठक बनाकर उसके इर्द गिर्द घटनाओं को प्रस्तुत किया जाए। ऐसी स्थिति में सृजन को अलग अलग पाठकों द्वारा अलग अलग समय पर पढ़ने पर अलग अलग अर्थ निकले तो उस सृजन का लिखना सार्थक होता है। कौन सी विधा उचित है? देखिए, इनमें से कभी ये चीजें ऐसे अलग अलग होंगी ही नहीं। आप अपने को नायक बनाएंगे और नायिका बनाएंगे तो भी उसमें और भी आपकी कल्पना से आपके जिन चीजों के जोड़ जमाव से आप अपने आप को व्यक्त करेंगे उसी में कुछ कल्पना और कुछ यथार्थ होगा। तो यथार्थ और कल्पना एक साथ आएंगे, चाहे आप माने कि ये मैंने अपने आप को रखा है, चाहे आप माने कि किसी और को रखा है। जैसे किसी ने कहा कि लेखक जो भी लिखते हैं वो हमेशा आत्मकथानक होते हैं। ये बात एक हद तक सही है। किसी ने ये भी कहा कि आत्मकथा हमेशा फिक्शनल भी होती है। तो ये चीजें जो हैं ये घुल मिल कर आती हैं। तो ये नहीं है कि एक में यथार्थ है और एक में कल्पना है, वो दोनों चीजें मिलकर ही आएंगी। और दोनों के अगर बहुत से अर्थ बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको आनंद मिल रहा है, कुछ मिल रहा है तो मजा आएगा। मैम, रेणु जी का प्रश्न है कि माई में वृद्ध विमर्श को किस प्रकार देखा जा सकता है? अब क्या आप बताइए, उसमें दादी हैं और दादा है, किस प्रकार देखा जा सकता है? भाई वो कुछ अपने अपने वक्त को, अपनी अपनी परिस्थितियों को जिस तरह से प्रतिबिंबित कर रहे हैं आप उसको देखिए। मेरे ख्याल में काफी मजा लेकर भी लिखा गया है और संवेदना से भी लिखा गया है। आखिर दादी जो इतना एक तरफ लगता था कि माई को सास की तरह, एक पारंपरिक सास की तरह काफी ताने वाने कसती रहती है, सब कुछ करती रहती है, और फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक संवेदना की कड़ी दोनों को जोड़ती थी। और जिसका हमें सिर्फ संकेत मिलता था कि जो उनके औरत बतौर औरत होने के जो अनुभव दादी के रहे, माई उनको समझती है। दोनों के कुछ मिले जुले अनुभव भी हैं, अलग अलग पीढ़ी के वो हैं तो भी। तो ये एक संवेदना के साथ भी लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए कि इससे ज्यादा तो आप ही बता सकते हैं कि इसमें वृद्ध विमर्श किस तरह है। और दादा तो भाई किसी भी तरफ से बेबस इंसान नहीं लगते,
वो तो लगता है कि बड़े शान से रहे, जितने दिन रहे, और जो करना था सो किया उन्होंने। तो मुझे लगता है, अब मैं कह रही हूँ ये विमर्श शब्द मुझे